नमस्कार, मैं हूं स्निग्धा रितेश और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का मुद्दा में हमारा स्पेशल शो है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आधारित है। और आज हमारे मुद्दे का नाम भी यही है, आधी आबादी का सच। स्त्री को मां और पत्नी के रूप में अपनाने वाला समाज न जाने क्यों उसे बेटी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। बेटियों को जन्म से पहले ही मारकर न सिर्फ उनसे जीने का अधिकार छीना जा रहा है, बल्कि ऐसा करके लोग प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका साफ प्रमाण है लगातार कम होती महिलाओं की आबादी। महिला की सुरक्षा तो दूर, उनसे जुड़े आरक्षण भी अधूरे पड़े हैं। यहाँ तक उनके काबिल होने के बाद भी कहीं कहीं उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलती। ऐसे में कैसे बदलेगी देश की तस्वीर, करेंगे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा। लेकिन देख लेते हैं पहले ये रिपोर्ट। बढ़ते समाज में महिलाओं की आबादी आधी रह गई है। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कन्या भ्रूण हत्या के चलते निरंतर महिलाओं की संख्या घट रही है। यह देश के लिए बेहद गंभीर समस्या और चिंताजनक विषय है। यहाँ तक लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने की बात कही गई, जिससे उन्हें नौकरी और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। लेकिन अफसोस, इन दावों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। महिलाओं की विधानसभा और लोकसभा में कम होती प्राथमिकता भी साफ देखी जा सकती है। जनगणना के मुताबिक भारत में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या बहुत कम रह गई है, जो आजादी के बाद से सबसे कम है। संकीर्ण मानसिकता और समाज में कायम अंधविश्वास के कारण लोग बेटा और बेटी में भेद करते हैं। प्रचलित रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था के कारण भी बेटा और बेटी के प्रति लोगों की सोच विकृत हुई है। देखा जाए तो समाज में महिलाओं की आधी आबादी का सच कड़वा है, जिसे बदलने में अभी और समय लगेगा। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूनम कपूर, जो सदस्य हैं राज्य महिला आयोग की, और कमलावती सिंह, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं महिला मोर्चा की, भाजपा की। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज की चर्चा। सबसे पहले मैं राज्य महिला आयोग की जो सदस्य हैं पूनम जी, उनसे मैं विषय में चर्चा करना चाहूंगी कि जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी क्या कुछ कहना चाहेंगी समाज के लिए, और किस हद तक समाज जिम्मेदार है और किस हद तक महिलाएं इस तरीके के प्रताड़नाओं से कैसे वो बाहर निकले, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि कुछ समय पहले तो ऐसी सूचनाएं आती थी जब हम सवेरे चाय के साथ अखबार पढ़ते थे कि आज इस बहन के साथ आज ये हो गया, आज इस जगह पे ये हो गया। लेकिन अब लगातार 1 वर्ष से इन पर अंकुश लगा है और ये तो हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल खत्म हो गई हैं, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर आए हैं, उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया था कि प्रत्येक जिले में 0 टॉलरेंस की बात हम लोग कर रहे हैं। और इस समय चूंकि जन सुनवाई में और जगह जगह जहां भी मेरा जाना होता है, हमारी संबंधित सभी बहनें जहां जहां जाती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पहले लगभग 17-18 मुकदमे आते थे, अब वो संख्या घटकर 4 और 5 के करीब रह गई है। जी पूनम जी, एक और सवाल पूछना चाहूंगी। आप खुद राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, तो किस तरीके के मामले, क्योंकि महिलाएं के जो अपराध हैं, महिलाओं के प्रति जो बढ़ते हुए अपराध हैं, उनमें कैटेगरी बहुत सारी है। उसमें अगर हम कहें कि छेड़छाड़ है, उसमें दहेज हत्या अभी भी हो रही है, पढ़े लिखा वर्ग भी अभी भी लालच में दहेज हत्याएं भी कर रहा है, और आप गैंगरेप की और रेप की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो तो छोटी छोटी बच्चियों को भी आजकल नहीं छोड़ रहे हैं लोग। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे केसेस को आप लोग डील करती हैं हर रोज? नहीं, अब ज्यादातर तो देखिए पति पत्नी के बीच के झगड़ों के केसेस आते हैं और गैंग रेप का तो बहुत इस टाइप का केस कम आता है। लेकिन हम लोगों का पूरा प्रयास होता है, एक उत्तर प्रदेश में 25 बहनों की एक टीम बनी हुई है आयोग की, जिनको 3-3 जिले पूरे उत्तर प्रदेश में अलॉट हो चुके हैं और हम लोगों का पूरी निगाह अपने जिलों पे रहती है, जैसे कानपुर महानगर, कानपुर देहात और
औरैया, ये 3 जिले हैं। तो इन तीनों जिलों के पेपर्स और न्यूज पूरी लगातार जैसे हम देखते हैं, ऐसे ही प्रत्येक जिले में हमारी सब बहन बहुत गंभीरता से लेती हैं। अगर कहीं 4 लाइन की या 6 लाइन की कोई न्यूज भी मिल जाती है तो तत्काल हम लोग वहाँ एसपी, एसएसपी और डीएम से संबंधित लोगों से बात करते हैं और कैसे उसको न्याय मिले इस दिशा में तुरंत काम करते हैं। और यदि हम लोगों को वहां जाना भी होता है तो तुरंत हम लोग वहां पे पहुंचते हैं, न्याय दिलाते हैं। कमलावती जी, अब आपसे मेरा सवाल है, आप जिस तरीके से लगातार योगी सरकार और मोदी जी भी लगातार कहते रहे हैं कि महिला सुरक्षा का बहुत ही बेहद अहम मुद्दा है ये, लेकिन मेरा मानना ये वो सशक्तिकरण की तरफ जरूर जा रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है, बल्कि हम ये कहते हैं महिला सशक्त तभी हो पाएगी जब वो सुरक्षित हो पाएगी। तो सुरक्षा में इतनी कोताही क्यों हो रही है? लगातार अखबार, टीवी, सारे चैनल्स वगैरह जितने भी हैं, लगातार ये जो खबरें हम देखते हैं, लगातार देखते हैं छोटी बच्चियों को के संग रेप होता है। और क्या क्या मानती हैं आप, क्या सोचना है आपका, समाज और सरकार किसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं समाज की बात करती हूँ कि जैसे हाँ पुरुष देश है और महिलाओं को अभी पीछे छोड़ता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे लड़कियों की जो बात आई तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लड़कियों के लिए सोचा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, और जिसमें कि हरियाणा में इसका सर्वे हुआ और उस सर्वे में हमारी जो बेटियां थी उनका बहुत प्रतिशत कम था। फिर आज की स्थिति में हमारी जो वहाँ पे प्रतिशत है वो हमारी बेटियों की संख्या बढ़ी है, और बच्चों बेटे के मामले में तो आज हम समाज में बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है। और जिस तरह से अभी आपने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों के बीच में अभी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, और जैसा कि अभी पूनम जी ने बताया है कि बेटियों को और जगह जगह पे इस तरह की वारदातें सुनने को मिलती हैं, तो इसके लिए भी हमारी सरकार ने पास्को का भी उपयोग किया है। उसके साथ ही जो हमारे साथ में जो एंटी रोमियो हैं वो भी, उनकी भी बात उन्होंने रखी है। तो इसमें हम लोग अभी सतर्क हैं और हमारी सरकार बाकायदे उनका सहयोग कर रही है, और हमारी बेटियां बहनें सड़कों पे जा रही हैं और जाने के साथ साथ वो निर्भीक होकर अपने कार्यों को कर रही हैं, चाहे वो नौकरी करने जा रही हो, पढ़ने जा रही हो, चाहे वो व्यवसाय करने जा रही हो। इस बात से मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड के बाद निर्भया फंड का एक प्रावधान किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया फंड यूटिलाइज नहीं हुआ पूरी तरीके से, तो प्रदेश की जितनी भी अलग अलग सरकारें, अलग अलग प्रदेशों की ये फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप लोग निर्भया फंड को क्यों नहीं इस्तेमाल करते, निर्भया फंड जो है अनयूटिलाइज जा रहा है। तो जो निर्भया फंड बना है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, तो वो किस तरीके से अंडर यूटिलाइज जा रहा है? इसका मतलब कि वन स्टॉप सेंटर्स पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर नहीं उतर रही हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, महिला हमारा जो समाज कल्याण है विभाग महिलाओं का, और हमारी जो सरकार केंद्र में प्रदेश में दोनों जगह है, ऐसा नहीं है। निर्भया फंड को उन्होंने जारी किया है और ये धीरे धीरे नीचे जा रही है, और इसको हम इस मंच से ये कहना चाहेंगे कि हमारी बहनें सुरक्षित हैं और ये हमारा फंड धीरे धीरे नीचे पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नीचे नहीं जा रहा है। अब आपसे बात करना चाहूंगी पूनम जी कि आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे समाज का क्या लगातार पतन होता जा रहा है? आपको लगता है क्या आपने जैसे बोला कि केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो बेटों की चाहत है वो अभी भी उतनी ही है हर समाज के हर वर्ग में, चाहे वो पढ़ा लिखा वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे कैसा भी ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग नहीं हो, जो बेटों की अभी चाहत है वो कम नहीं हो रही है। और बेटियां जो लगातार तरक्की कर रही हैं वो भी सबके सामने है, लेकिन इसके बावजूद हर मकाम पे जगह बनाने के बाद भी जो बेटों के लिए जो चाहत है, बेटियों के लिए अभी भी उतनी चाहत नहीं आ रही है सामने। क्या कुछ कहेंगे, क्या समाज का धीरे धीरे पतन हो रहा है? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। कुछ 100 में से 10-20% को ये लोग होंगे जो बेटियों की चाहत रखते होंगे, लेकिन मुझे लगता है आज का समाज, आज की माताएं, आजकल की जो सास हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, और चूंकि अब वो पुराना वक्त चला गया, आजकल की सासें जो हैं वो अपने, जब उनके परिवार में बहू के होता है बच्चा, तो सबसे पहले वो कहती हैं भाई हमारे यहाँ लक्ष्मी आए, और लक्ष्मी की खुशी मनाती थी। अब तो वो कहने लगी भाई हम चाहते हैं हमारे यहाँ दुर्गा आए। तो मैं नहीं मानती इस चीज को
कि अब समाज में बदलाव आया है और हर जगह दो चार समाज के ठेकेदार तो इस टाइप के होते ही हैं जो चाहते हैं कि लड़का हो हमारे यहाँ लड़की, लेकिन मुझे लगता है उनको भी अपनी मानसिकता बदलने की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि आजकल बेटियां जो कार्य कर सकती हैं वो बेटे नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और पॉइंट निकल कर आता है, वेश्यावृत्ति एक बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सी औरतों को इसमें ढकेला जाता है जबरदस्ती, या उनकी मजबूरी, या उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, या उनका सशक्तिकरण इस तरीके से सरकार नहीं कर पा रही है कि वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही हैं, अपना पालन पोषण नहीं कर पा रही हैं, या उनके परिवार के ऊपर उनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो वेश्यावृत्ति में बहुत सारी औरतों को धकेला जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा सा समाज में उनको भी कुछ ऐसी दिशा देने की जरूरत है, उनका भी एक जैसे कहते हैं ना निखार लाने की उनमें भी जरूरत है, कौशल विकास की माध्यम से, चाहे वो जैसे हमारे यहाँ वन स्टॉप सेंटर है, अगर हमारे यहाँ कोई पीड़ित महिला जो इसको परिवार वाले ससुराल वाले छोड़ देते हैं तो हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि उनको हम लोग 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद सबसे पहले हम लोग काम करते हैं उनको जॉब लगवाने की। तो मुझे लगता है कि इन बहनों को भी समाज में एक अच्छी दिशा देने की जरूरत है ताकि वो उस दलदल से निकल कर आए, अच्छे अपने पैरों पे सम्मानजनक तरीके से खड़ी हुई और अपना भरण पोषण करें। कमलावती जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव अब बेहद करीब है, आप किस तरीके से महिलाओं को अपने संगठन के साथ जोड़ रही हैं और महिलाओं के लिए जो कुछ भी योजनाएं चली हैं, कराई गई हैं सरकार द्वारा, जो चलाई जा रही हैं, जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि पूरी तरीके से योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं, तो आप खुद पार्टी की कार्यकर्ता हैं, आप किस तरीके से उन महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश कर रही हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में हमारी महिलाओं के लिए देखिए, एक आपके पास प्रत्यक्ष उदाहरण उज्ज्वला गैस है, जिससे एक समय था जब बहनें रसोई में चूल्हे पे रोटी बनाती थीं और उनकी लकड़ी के कारण उनकी आंखों में बीमारी हो जाती थी, चेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती थी। आज वो उज्ज्वला गैस के कारण उनके पास समय की बचत है और उसको वो देखते हुए अपने बच्चे का टिफिन तैयार करती हैं, उसके साथ वो अपने रोजगार को भी पूरा करते हुए उस समय को निकाल के उस समय का उपयोग करती हैं। और कौशल विकास की बात आपके सामने आती है तो वो हम ब्यूटी पार्लर के माध्यम से, सिलाई केंद्र के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हम बहनों को सशक्त कर रहे हैं। और उसी के साथ ही साथ अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात मैंने आपके सामने रखी, और साथ ही साथ बेटियां स्वच्छता मिशन पे एक समय देखिए था कि जब हमारी बेटियां लोटा लेके जाती थीं और बहुत बुरा लगता था। आज हमारी स्वच्छता मिशन पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने अच्छे ढंग से जगह जगह पे शौचालयों की व्यवस्था करी है कि आज हमारी बहनें बहुत प्रसन्न हैं। और जो उनका समय, नहीं तो एक समय होता था कि वो रात में अपने घरों में जैसे इतनी परेशान होती थी कि रात का समय इंतजार करती थी, आज वो शौच के लिए आराम से किसी भी समय कहीं भी जा सकती हैं। तो इस चीजों को देखते हुए, और रही बात की आरक्षण की बात आपने जैसा कहा है, तो भारतीय जनता पार्टी में आपको बता दें कि जितना बहनों को सम्मान मिला है उतना किसी पार्टी में नहीं मिला है। आपके सामने मैं यही कहना चाहूंगी कि बहनों को जो भी सम्मान मिला है, आज चाहे वो लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहनें बढ़ चढ़कर हिस्सा ली हैं और वो अपना स्थान बनाई हैं। चलिए, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आज का मुद्दा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज का शो हमारा आधारित है आधी आबादी का सच। और अब हम चलेंगे लखनऊ स्टूडियो, वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान दिलीप श्रीवास्तव भाजपा से, कपिल श्रीवास्तव सपा से, अशोक राजपूत जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और रफत फातिमा कांग्रेस से। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे कानपुर स्टूडियो से भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। जिस तरीके से सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी रफत फातिमा, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सबसे पहले महिला से वहां से शुरू करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के समय में महिलाओं की स्थिति पर? रफत। सबसे पहले तो स्निग्धा जी बहुत बहुत बधाई आपको भी महिला दिवस की। धन्यवाद। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। जी। तो वास्तविकता और दिवस में अभी जमीन आसमान का फर्क है। जी। अभी हमें इसको जश्न के रूप में नहीं, हमें जद्दोजहद के रूप में देखने को मिल रहा है। जो आज हालात हैं महिलाओं के, अभी भी हमें सोचना पड़ रहा है कि हम महिलाओं को किस स्थिति में देख रहे हैं।
जी। क्योंकि जो हमारे पास हम आंकड़े देखते हैं या फिर रिपोर्ट्स देखते हैं तो अभी महिलाओं की स्थिति उतनी सशक्त नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे देश में हर फील्ड में महिलाओं ने झंडे गाड़े हैं। अगर हम आजादी से लेके चलें तो आजादी के संग्राम में भी महिलाओं ने जो है अपनी एक अलग जगह बनाई है। चाहे आप कमला नेहरू जी को देखिए, सरोजनी नायडू जी को देखिए, या फिर जो है हम कस्तूरबा गांधी जी को देखें, तो हर फील्ड में, यहाँ तक कि जो है पहली शिक्षिका के रूप में हमारे पास सावित्रीबाई फुले जी हैं, और फातिमा शेख जैसी महिलाएं हैं, बेगम हजरत महल जैसी। तो हम महिलाओं को उस रूप में भी देखते हैं। आज जो महिलाओं की स्थिति है उसको भी अभी हमें और लगातार बदलने की कोशिशें करती रहनी है, क्योंकि समाज में जिस तरीके की महिलाओं का आधी आबादी है, लेकिन उनको उस तरीके से हुकूक नहीं मिल रहे हैं। तो अभी हमें इस लड़ाई को आगे तक ले जाना है और इसको सशक्त बनाना है। जाहिर है इसमें जो है एक लंबी लड़ाई है, तो उसको जद्दोजहद चल रही है और महिलाएं अपने हक के लिए जो है पूरी तरीके से जागरूक भी हो रही हैं और इसके लिए लगातार फाइट भी कर रही हैं। भाजपा से दिलीप श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से रफत फातिमा जी ने कहा कि महिलाओं को अभी अपनी लड़ाई आगे और लड़नी है, वास्तविकता में और जो इतिहास है उसमें फर्क है अभी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे दिलीप जी आप? आज स्थिति पहले से काफी बदली है। महिलाएं अपनी बात खुद आवाज बुलंद कर रही हैं। उनकी जो भूमिका है या जो उनकी पर्सनालिटी है वो कहा जाए तो कदम ताल कर रही है, और वो कई जगहों पे आगे बढ़ के, चाहे किसी भी क्षेत्र का मसला हो, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इससे पहले भी रही महत्वपूर्ण भूमिका। आजादी के पहले का इतिहास और उसके बाद का स्वतंत्र भारत का इतिहास देख लीजिए, सब जगह सारे क्षेत्रों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज जो काफी प्राचीन जो कुरीतियां रही वो सब चीजें समाप्त हो चुकी हैं। और अभी कुछ जगहों पे भले कहा जाए, जो फातिमा जी ने कहा, कुछ जगहों पे ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज जागरूकता फैली है और महिलाओं ने अपने बात बुलंदियों के साथ उन्होंने हर वर्ग, हर क्षेत्र में करी है और हर क्षेत्र में उनका बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है। और इस एक प्रकार से कहा जाए तो हिंदुस्तान की प्रगति में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को आप लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन लगातार बेटियों को बचाने में उस तरीके से सफल नहीं होती दिख रही सरकार, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये आपका आरोप है या प्रश्न है? आप इसको जिस तरीके से लीजिए, क्योंकि तो कन्या भ्रूण हत्या के मामले भी लगा जी। पहले दिलीप जी सुन लीजिए, आरोप नहीं है ये, मेरा सिर्फ प्रश्न है कि क्योंकि लगातार जो मामले उजागर हो रहे हैं सबके सामने, ये सर्वविदित चीजें हैं कि कन्याओं को हम बचा नहीं पा रहे हैं। 9 दुर्गे नवरात्र होते हैं और बच्चियों के साथ रेप हो जाते हैं, तो ये आपके सामने भी ये चीज है। तो को बचाने में सक्षम नहीं है सरकार, कानून इतनी सख्त नहीं है, तो किस तरीके से बेटियों को बचाया जाए कि उनको पैदा करके, हम पैदा तो कर ले रहे हैं लेकिन उसके बाद हम उन्हें बचा नहीं पा रहे हैं, और बचा नहीं पा रहे हैं तो हम उनको सशक्त कैसे बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे कैसे? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में आपने बात कही है कि नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया और इसको वास्तविक रूप में क्रियान्वित भी करके दिखाया जी। जमीनी स्तर पे। इससे पहले क्या स्थिति थी समाजवादी पार्टी के शासन में, ये सबने देखा है। बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, आज उनको स्वस्थ वातावरण मिल रहा है। कुछ एक घटनाएं अपवाद स्वरूप हुई हैं, लेकिन उस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई की गई और जो आरोपी थे, जो अभियुक्त थे, वो जेल के अंदर गए, वो सड़क पे घूम नहीं रहे, उन्हें संरक्षण देने का काम नहीं किया गया, जैसे कि पूर्ववर्ती सरकारों में प्रचलन के रूप में ये काम होते थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, अब आप देखिए हर तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। योजनाएं उन बच्चियों के लिए आज हर क्षेत्र में। लेकिन इसके साथ ही आज ये जो प्रश्न आपने किया, जो कन्या भ्रूण हत्या और जो बच्चियां पैदा होती हैं, ये तो हम लोगों को परिदृश्य में सरकार के द्वारा तो काफी पहल की जा रही है, लेकिन ये आज हम लोगों को खुद आगे बढ़ के इसमें खुद एक तरह से कहा जाए जागरूकता के माध्यम से ये परिवर्तन करना पड़ेगा। ये इसके लिए सभी लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो कुरीतियां हैं उन चीजों को समाप्त, और बड़े हद तक ये कुरीति समाप्त भी हुई है। पहले लोग ये होते थे कि बेटी पैदा हुई तो लोगों को एक शोक व्याप्त हो जाता था, आज हर्ष का उल्लास रहता था जी।
मतलब आपका कहना है कि ये समाज की जिम्मेदारी भी बनती है, इस तरीके से आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो आपने कन्या भ्रूण हत्या पे बात कही, या जो लोग अपनी बच्चियां पैदा होते ही उसको मारने का काम, उसको फेंकने का काम करते हैं, ये जागरूकता का विषय है जी। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निर्वहन कर रही है। इसमें हम सब लोगों को मिलके जागरूक करते हुए, जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको भी जागरूक करते हुए कि बेटी भी बेटे के समान है, ये जब जागरूकता, ये सारी चीजें आएंगी तो ये परिवर्तन होगा। चलिए रफत फातिमा आपसे प्रश्न करना चाहती है। रफत जी अपना सवाल रखिए। रफत जी आप कुछ कहना चाहती हैं? जी हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कह रही है? जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कह रही है कि लगातार पिछली सरकारों के मुकाबले 2016 से लगातार रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। तीन गुनी घटनाएं बढ़ी हैं। अभी भी आप कल भी आज महिला दिवस मनाएंगे, कल पेपर आप खोल के देखिएगा जिस तरीके पेपर में रेप की घटनाएं, इससे पहले भी परसों ठाकुरगंज में रेप की घटना हुई, क्योंकि त्वरित कानूनी कार्रवाई त्वरित नहीं होती है, क्योंकि कार्रवाई में इतनी लेट हो जाता है और अगर महिला विक्टिम जो है दर दर भटकती है, पहले थाने में जाएगी, उसके बाद जब थाने से कुछ हो जाएगा तो कोर्ट के चक्कर लगाएगी। तो जब कानून में कोई कार्रवाई नहीं होगी तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आज महिलाओं की स्थिति बद से बदतर इसीलिए हो रही है क्योंकि उनको सही इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो हम महिला के सम्मान में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ाएगी क्या? हम इस डर से रहते हैं, हम बच्चों को स्कूल भेजने में डरेंगे, रात में महिलाओं का निकलना सुरक्षित नहीं है। तो हालात ये ऐसा वातावरण है। आपने प्रश्न किया, इसका उत्तर भी ले लीजिए। आज परिदृश्य ठीक बदला हुआ है। कानपुर से लेकर जिन शहरों में बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती थी, आज स्थिति बदली हुई है। दिलीप जी आपको रोकना चाहूंगी, दिलीप जी आपको रोकना चाहूंगी, क्षमा चाहती हूँ। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए आज का मुद्दा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारा आज स्पेशल शो है आधी आबादी का सच। हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, भाजपा से दिलीप श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव सपा से, और अशोक राजपूत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और कांग्रेस से रफत फातिमा जी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे दिलीप जी से। दिलीप जी आप अपनी बात रखिए पहले। कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में बजट में भी प्रावधान किया गया सुमंगला योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए का बच्ची के पैदा होने से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक के लिए। इसके पहले भी मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो उनको उपहार मिले तो उन्होंने 60 करोड़ रुपए बच्चियों की पढ़ाई के लिए भी दिए थे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में लगातार परिदृश्य बदला है। जो बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती थी, लगातार छेड़खानी की घटनाएं और इस तरह की घटनाओं के कारण शर्मसार होते थे और परिवार के लोग उन्हें जाने नहीं देते थे। आज स्थितियां बदली है और वो जो लोग इस तरह की घटनाएं करते थे, अराजक तत्व, वो जेल के अंदर हैं। स्वस्थ वातावरण के तहत बच्चियां स्कूल भी जा रही हैं। इसके साथ ही आपने फातिमा जी ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला किया। लगातार जो घटनाएं, जो फरियादियों की फरियाद नहीं सुनी जाती थी, आज रिपोर्ट दर्ज हो रही है। बहरंग नहीं लौटाया जाता जैसे कि सपा की सरकारों में होता था। आज स्थितियां, परिदृश्य, सारी चीजें बदली हैं और फरियादियों की सुनवाई हो रही है, त्वरित कार्रवाई हो रही है। जी कपिल श्रीवास्तव जी, सपा सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? स्निग्धा जी, सबसे पहले दिवस था, आज राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए थी। खैर हमारे भाई ने किया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। जी देखिए, राजनीति, मैं पहले ये बात कह दूं, पहले मेरी आप बात सुनिए। सबसे एक मिनट, सबसे पहले तो बात ये है कि ये राजनीति नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें हमने आपकी पार्टी के लोगों को इसलिए बुलाया है कि महिलाएं समाज का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो इस पर हम लोग यहाँ पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये महिलाओं से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए और कौन से लूप होल्स हैं, उस पे एक ये पूरा डिस्कशन पैनल है। तो महिलाओं पे राजनीति यहाँ पे नहीं हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों के वक्तव्य जानना चाह रहे हैं क्योंकि सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी होती है महिलाओं को सुरक्षित और सशक्त बनाना। जी अब आप अपनी बात रखिए।
जी, स्निग्धा जी, मेरे ये कहने का मतलब आप पे नहीं है। जी। हमारे भाई दिलीप जी ने जो पूर्ववर्ती सरकारों को दोषी ठहराया, ये इन्होंने राजनीति कर दी। लूप होल्स बताना एक अलग की चीज होती है। आज एक हम दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, खैर उसके बाद अब तो हमको जवाब देना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता था कि भारतीय जो परंपरा है उसमें हमारे ऋषियों मुनियों ने शुरू से ही एक चीज कही है कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये देश भारत जो हमारा है, ये संकल्पों का देश रहा है, ये तिलक करने वाला महिलाओं को देश रहा है। यहाँ गार्गी जैसी महिलाओं का जन्म हुआ जिसने वैदिक कालीन सभ्यता में महिला शक्ति का किस तरीके से एक विद्या अध्ययन में और स्थान हो सकता था, वो सब परिलक्षित होता है। ये सब जो आप अभी बता रहे हैं, आप तमाम फील्ड्स में हमारी महिलाओं ने जो देश को आगे ले जाने में जो जी आप ही की पार्टी के मुखिया लगातार ये कह देते हैं, उनको ऐसे इस तरीके के विवादित बयान दे देते हैं मुलायम सिंह के लड़कों से गलती हो जाती है। जब महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे, बलात्कार जैसे मुद्दों की बात होती है तो कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। तो ये कहाँ गया आपका फिर संस्कृत का श्लोक? जी, अभी मैं आपकी बातों का जवाब दे लूंगा, मुझे अपनी पहले बात कह लेने दीजिए। मैं पहले दिलीप जी का दे दूं जी, उनका जवाब देना मुझे आवश्यक है। आपकी इस बातों का मैं इस बात का तो जरूर दूंगा कि बच्चों से गलती हो जाती है, उन्होंने क्यों कहा था जी। फिलहाल पहले मैं बच्चों से नहीं, लड़कों से गलती हो जाती है। आपसे करबद्ध निवेदन है जी, मुझे कह लेने दीजिए। आप बीच में रोक दे रहे हैं जी। नहीं, उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, बच्चों से गलती हो जाती है, लड़कों से नहीं कहा। आपको बयान हम सुनवा देंगे, आप यूट्यूब पे बयान देख लीजिए, लड़कों से गलती हो जाती है। विश्लेषण करके दूंगा जी। ठीक, मैं आपके बयान को सुन लूंगा और आपके बयान को दे दूंगा, लेकिन जो मैंने सुना वो यही है कि बच्चों से गलती हो जाती है। उनका यही शब्द था। एक 70-72 साल के वृद्ध किस बालक में ही चीजें को देखते हैं। मैं उसका जवाब दे रहा हूं, पहले मैं दिलीप भाई का जवाब दे लूं क्योंकि मुद्दे से हम भटक जाएंगे जी। मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी इन्होंने एक चीजें स्पष्ट की हैं कि इस प्रदेश के अंदर जब से योगी सरकार आई है तब से महिलाओं के प्रति सुरक्षा की भावना ज्यादा बढ़ गई है। आपको याद होना चाहिए कि 10-90 वुमेन्स पावर्स को देने का काम श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया था जी। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस को असैड राइफल से लेकर के 100 नंबर तक का अगर कोई 15 मिनट में चीजें पहुंच जाए तो ये देने का काम भी श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया था जी। लेकिन इन्होंने जब इनकी सरकार बनी तब तो ये लैला मजनू एक स्क्वाड बनाए थे और उसके बाद वो हमारी बच्चियों को परेशान कर रहे थे। इन्होंने अपनी गलती मानी, उसको हटाया आज। बावजूद उसके आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी जिस शहर से आते हैं, गोरखपुर जो उनका कार्यस्थल रहा है, उसी के बगल में सहजनवा है, गोरखपुर के ही अंदर आता है। वहां का एक इंटरमीडिएट कॉलेज बंद कर दिया गया केवल इसलिए कि वहां से लड़कियों के साथ जो अत्याचार, जो छीटाकशी और जो तेजाब फेंकने की घटना हुई इनके काल में, उसके वजह से वो आज भी बंद है। और वहां के प्रिंसिपल और मैनेजर योगी जी के मंदिर में जाकर के अपनी बातें कही, लेकिन उन्होंने उसके निदान की कोई कोशिश नहीं की। दूसरी चीज जो एनसीआरबी की घटना है, इसमें महिलाओं के प्रति जो अपराध के मामले थे, गंभीरतम अपराध के, चाहे वो हत्या हो, दहेज हत्या हो या बलात्कार के मामले हो या छेड़छाड़ के मामले हो, पहले मध्य प्रदेश नंबर 1 था, आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं महिलाओं पे जो भी आरोप लगते हैं, हम भी एक प्रैक्टिशनर लॉयर हैं और दिलीप जी भी हैं। 156(3) से नीचे जब तक हमारी अदालतें आदेश नहीं कर देती है, इस योगी सरकार में एक FIR नहीं लिखी जाती है। यही सच्चाई है। दूसरी चीज सोचिए कि जो कुलदीप सिंह सेंगर जो कि बलात्कार के केस में अंदर है, उस कुलदीप सिंह सेंगर को भारतीय जनता पार्टी आज भी अपना विधायक मानती है और उन्होंने कोई उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है। देश को क्या कौन सी दिशा उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर को अपने पार्टी से क्यों नहीं निकाला? जी सुनिए, आप ही की पार्टी में गायत्री प्रजापति जैसे भी तो महानुभाव शामिल हैं और विधानसभा इलेक्शन से पहले अखिलेश जी ने उनकी गिरफ्तारी में कितना समय लगाया? मेरे पार्टी में अगर किसी के ऊपर आरोप लगा जी, बिल्कुल नहीं लगाया। जिस दिन मालूमात हुई उन्होंने खुली छूट दे दी कि आप गिरफ्तार कीजिए, जो चाहिए सो कीजिए। आज आप देख लीजिए कि इनके साथ क्या है। 2017 के विधानसभा चुनाव नहीं 2000 सुनिए बात पूरी सुनिए। 2000 कह करके बचत नहीं कर सकती है। 2017 की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाले लोग आज जुटम पैजार का काम कर रहे हैं और किस तरीके से
महिलाओं के लिए इनके सांसद के द्वारा, इनके विधायक के द्वारा चमड़ी और रिश्वतखोरी की बात कही गई है, चमड़ी की रिश्वतखोरी। आप सोचिए कि इनके विधायक और इनके संस्कार कहां पे हैं। आप उंगली मेरी तरफ अगर उठा रही है तो 3 उंगली आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ उठाना पड़ेगा बहन, यही सच्चाई है। और आप दूसरी बात सुन लीजिए, स्निग्धा जी, अगर आप आपकी पार्टी पे जवाब दे दो कि बच्चों से गलती क्यों हो जाती है। जिस समय आप याद कीजिए दामिनी का केस हुआ था, स्निग्धा जी सुन लीजिए पूरी बात, कि जिस समय दामिनी का केस हुआ था उसमें जस्टिस वर्मा आयोग का गठन हुआ था। स्निग्धा जी, आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये लोग हल्लाबोज संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। दिलीप जी नहीं, चलिए आप 376 जो बलात्कार की धारा है उसमें मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दूसरा, किशोर न्याय अधिनियम के तहत आप पूरी बात सुनिए, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हूँ और मैं विद्वान व्यक्ति है, इस बात का जवाब दे दीजिए, स्टेट गेस्ट हाउस कांड के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? स्टेट गेस्ट हाउस कांड के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? जवाब दे दीजिए। आपको सुनना चाहिए, दिलीप जी नहीं बोलने दे रहे हैं। दूसरे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, मुझे इसका भी उत्तर दे दीजिए। बालकों की उम्र थी, स्टेट गेस्ट हाउस कांड के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब दे दीजिए। जस्टिस वर्मा आयोग ने तमाम भारत के लोगों से, भारत के नागरिकों से, देखिए कपिल जी क्या विचार है? कपिल जी बात सुन लीजिए, कपिल जी 376 के अंदर स्पष्ट किया गया कि जब तक की बच्ची 5 साल से कम की नहीं होगी। मैं प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं इस वक्त आप लोग से आप लोग सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप आपस में बात नहीं करेंगे, मैं सवाल जो करूंगी उसका जवाब देंगे। पहले तो मेरी डिबेट का डेकोरम बनाए रखिए। स्टेट गेस्ट हाउस कांड पे आप चुप्पी साध लेंगे, महिलाओं पे अत्याचार करने वाली समाजवादी पार्टी चुप्पी साध लेती है। ये कोई और चैनल नहीं है, मर्यादा रखिए इसकी चैनल के हमारे। मायावती जी के लिए कौन खड़ा हुआ? प्रोग्राम था भारतीय जनता पार्टी। अशोक राजपूत जी, आप नेताजी से पूछ के आए होते, अशोक जी पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है अशोक राजपूत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगी आप कुछ क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पार्टियों की पोल खुलने लगती है तो वो राजनीतिक रंग देने लगते हैं, और अभी खुद ही कह रहे हैं कि राजनीतिक रंग ना दीजिए आप हमारे इसको। तो अब खुद जब पार्टियों की पोल खुल रही है तो राजनीतिक रंग खुद ही देने में लगे हुए हैं। आप बताइए, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, निष्पक्ष होकर बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए स्निग्धा जी, ये जो देश है हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था में है, और इस लोकतंत्र की दुर्भाग्य भी है कि इसको जो इसका नेतृत्व है इंदिरा जी भी ने नेतृत्व किया है, और बाकी कल्पना चावला स्पेस में गई है। मतलब बहुत कुछ योगदान है, ऐसा नहीं कह सकते। घर की जो व्यवस्था है जिसके पता नहीं चलता है कि मेहमान को क्या आपने किस तरह से उसका स्वागत सत्कार कर दिया, इतने सारे जिम्मेदारी की स्थितियां सब होती हैं। और उसके बाद इस जो आधी आबादी है, इस आधी आबादी के लिए जो करना चाहिए वो करने वाले लोगों के अंदर की मंशा साफ नहीं है। कोई भी चीज किसी भी तरह की, देखिए कहा कि आज का एक दिन, आज की 8 जो मार्च है ये आप महिला दिवस है, लेकिन 364 दिन के लिए भी तो आपको वही स्थिति रखनी है। 364 दिन माएँ काम करती हैं, बहन काम करती है, नौकरानी काम करती है, महिलाएं निकलती हैं, उनके साथ जो व्यवहार, जो उनके साथ अब स्थितियां में जिनसे गुजरती हैं, वह सब न हो, यह एक अब 70 साल बाद सोचना चाहिए। इसमें समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी रूलिंग हो, इन सबको अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमने क्या 50 आधी आबादी की बात करते हैं, 33% का आरक्षण क्यों नहीं हुआ विधानसभा लोकसभा में, क्यों नहीं हुआ 16वीं लोकसभा का कल पूरी तरह से ओवीएस आनेडाई भी हो गया पूरी तरह से। अब 17वीं लोकसभा के लिए तैयार हो। क्या अभी जो ये राजनीतिक दल बैठे हुए ये अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में निश्चित करेंगे कि हम 33% आरक्षण देने जा रहे हैं? कांग्रेस ने जो प्रयास थोड़े किए तो क्या समाजवादी पार्टी ने क्यों उसमें हिकअप्स किए? क्यों क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे विषयों को अपने सहमति बनाई, क्यों नहीं इस विषय पर सहमति बनाई? देखिए है क्या कि इस स्थिति को ये मतलब वाक युद्ध करने के हैं, लेकिन जब जनता से कोई इनसे आप कॉन्क्रीट पूछेंगे तो इन लोगों को सबके पास स्थितियां बड़ी ऐसी हैं कि शायद 3rd डिवीजन में भी पास नहीं हो पाने वाली स्थिति है। मेरा फिर कहना है कि अगर हम आधी आबादी को उसका स्थिति को मानते पिलर मानते हैं, व्यवस्था का पिलर मानते हैं,
अगर आदमी घर से निकला हुआ है, वह सारी व्यवस्थाओं को संघर्ष के साथ सबके साथ चल रहा है, तो महिला जो रह गई है वो आंतरिक संघर्ष है, कलेश में है, लेकिन फिर भी हंसती हुई आपको बच्चे को भी देख रही है, रिश्तों को भी देख रही है, समाज को भी चला रही है। जब आप इतनी महत्वपूर्ण भूमिका समझते हैं तो फिर उसके लिए फिर थोड़े से ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा, और ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि एक दिन आज का नहीं सोचना चाहिए, बाकी 364 दिन भी हमें सोचना चाहिए। महत्वपूर्ण मुद्दे को आगे भी जारी रखेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज का मुद्दा सिर्फ के न्यूज पर। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और आज का मुद्दा हमारा स्पेशल शो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आधारित है, आधी आबादी का सच। अब हम चलेंगे, सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। आखिरी 5 मिनट बचे हैं, सिर्फ लास्ट में कुछ कमेंट्स लेना चाहूंगी क्योंकि आरक्षण उठाया था वरिष्ठ पत्रकार जी ने, तो हम चाहेंगे दिलीप जी एक बार आप अपना आखिरी कमेंट दे दीजिए। हेलो जी दिलीप जी, आरक्षण का मुद्दा, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जरा सा इस पे बता दीजिए क्योंकि लास्ट 5 मिनट बचे हैं, फटाफट मुझे बताइए, समय का अभाव है। दिलीप जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? दिलीप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दिलीप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो हम बात कर रहे थे महिला दिवस के मौके पे किस तरीके की आजकल स्थिति है, राजनीतिक पार्टियां अपना अपना पक्ष रख रही हैं और तमाम मुद्दे उठ रहे हैं इस तरीके के कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी योजना चला रही सरकार, लेकिन लगातार बेटियों को बचाने में भी असफल हो रही है। हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है समाज और सरकार दोनों की ही बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि जब महिलाओं की बात आती है तो महिला ऐसी एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का कि महिला के बिना काम भी नहीं चलता है। महिलाएं घर में एक महत्वपूर्ण वो निभाती हैं, पूरा रोल निभाती हैं। तो चलिए, गेस्ट हमारे साथ हैं और दिलीप श्रीवास्तव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या दिलीप जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही जी। महिला आरक्षण का मुद्दा जो था उस पर जरा सा बता दीजिए क्योंकि समय का अभाव है। लास्ट कमेंट्स में ले रही हूं सबसे, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है। ये इसके साथ ही सपा बसपा और कांग्रेस ने जिस महिला आरक्षण बिल पे तमाम शर्तें लागू करने की बात कहते हुए 3 तलाक का भी विरोध करती है, इस तरह से कांग्रेस का भी चरित्र महिलाओं के प्रति महिला आरक्षण बिल में जिस तरह की खामियां और जिस तरह की बात लगातार कांग्रेस के द्वारा कही जा रही थी, और स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने 3 तलाक का विरोध भी किया, तो महिला विरोधी चेहरा उनका उजागर हो चुका है। महिला आरक्षण बिल, समाजवादी पार्टी स्टेट हाउस कांड पे चुप्पी साध लेती है, विधानसभा चुनाव बाजी करती है जी, लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, क्यों नहीं अभी तक आरक्षण बिल पास हो पाया, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए स्निग्धा जी, अगर महिला आरक्षण बिल पे सारे लोग सहमत होते, जिस प्रकार से उसमें अटकलें लगाकर उसमें रोक टोक लगाकर तमाम नई बातें कहना, महिला आरक्षण बिल पे कांग्रेस का दृष्टिकोण भी दोहरा है। अगर एक तरफ वो बात कहती है फिर उसके बाद 3 तलाक का विरोध जी कुछ करती है, कहना चाहती है। दिलीप जी, आपको रोकना चाहूंगी, करती है, समय का अभाव है। दिलीप जी, समय का अभाव है। अध्यक्षा महिला होते हुए भी उनका विरोध करती है। देखिए, आपस में ना लड़िए। दिलीप जी, रफत जी को बोलने दीजिए, महिलाओं का सम्मान करिए, आज महिला दिवस है। दिलीप जी, महिलाओं का सम्मान करिए, आज महिला दिवस है, रफत जी को बोलने दीजिए। बड़े अफसोस की बात है कि आज भी राजनीति का मुद्दा है, जबकि बड़ा मुद्दा है ये। महिलाओं का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज ये भी राजनीति का वो बन गया है। जो हमारी बहन और बेटियों को क्या संदेश जाएगा ये भी सोचिए। 33% आरक्षण के लिए लगातार हम लोग को बिल पास होने के लिए माननीय राहुल जी ने जो है मोदी जी को खत भी लिखा, लेटर लिखा, लेकिन अभी तक के उसका कुछ नहीं हुआ। इन लोग की नियत ही नहीं, नियत साफ होना बहुत बड़ी बात होती है। हमारी सरकार आएगी, हम
गवर्नमेंट बिल पर पास करा जाएगा। 3 तलाक का राहुल जी विरोध क्योंकि ये 3 तलाक इनका चुनावी स्टंट है, सबको पता है, सारी औरतों को पता है ये चुनावी स्टंट है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कपिल श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक राजपूत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और रफत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। तो निकल कर यही निष्कर्ष आ रहा है कि समाज और सरकार दोनों को ही मिलकर आगे बढ़ना होगा। महिलाओं के उत्थान के लिए सबको आगे मिलकर काम करना होगा और इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। 364 दिन भी हमारे पास जो होते हैं उसमें भी महिलाओं का सम्मान उसी तरीके से करना चाहिए। खाली एक दिन करने से, डेडिकेट करने से कुछ नहीं हो पाएगा और इस तरीके से महिलाओं को अभी लंबी लड़ाई लड़नी जरूर बाकी है। तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए के न्यूज। फिलहाल इस आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।